Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Mohammad Faizan. Class Patrick. Subject Mathematics. Chapter name is Basic Statistics. बच्चों आपकी बुक का ये चैप्टर नंबर 22 है। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम? सबसे पहले कुछ इसकी बेसिक टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं, डेटा की बात करेंगे और डेटा किस किस टाइप्स का होता है। क्वांटिटेटिव डेटा भी होता है और क्वालिटेटिव डेटा भी होता है। Then we will learn about frequency distribution, range, class limit, class marks and cumulative frequency। ये सारी टर्म्स जब हम पढ़ लेंगे तभी हम आगे सवाल सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवालों के दरमियान ये टर्म्स इस्तेमाल होगी, तो हमें पहले ये टर्म्स पता होनी चाहिए कि ये तमाम टर्म्स का मतलब क्या है और ये किस तरह से इस्तेमाल होती है, किस तरह से इस पर काम किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टैटिस्टिक्स। Statistics is a discipline that concerns the collection, organization, analysis, interpretation and presentation of data। यानी जब डेटा की तादाद बहुत बड़ी हो जाएगी तो सारे डेटा की तादाद ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। तो तमाम के तमाम डेटा को मैनेज करने को, कलेक्ट करने को, ऑर्गेनाइज करने को, एनालाइज करने को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं और इसको प्रेजेंट करने को ऑब्वियसली। इन अप्लाइंग स्टैटिस्टिक्स टू अ साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल और सोशल प्रॉब्लम। तो किसी भी हवाले से जहां भी डेटा की तादाद, डेटा की बात होगी, चीजें जब एक से ज्यादा होंगी तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, कलेक्ट करना है, उन तमाम चीजों को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अगर हम बात करें डेटा की, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि डेटा की तादाद, तो डेटा दो तरह का होता है। एक हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव डेटा और एक हमारे पास होता है क्वालिटेटिव डेटा। अच्छा, पहले मैं बात करूं डेटा है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, मैं कहूँ कि नंबर ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान, तो जब भी इन सारी चीजों को हम बेसिकली डेटा कहते हैं। अब दो तरह के डेटा है जब भी डेटा की बात करेंगे तो, क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा बेटा किसे कहेंगे, नाम से अंदाजा लगाइएगा, क्वांटिटी, ऐसा डेटा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसा डेटा जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो क्वांटिटेटिव डेटा होगा। और ऐसा डेटा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको काउंट नहीं कर सकते, वो आएगा क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, तो अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं ना, दैट इज क्वांटिटेटिव डेटा। अगर मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान, तो सिटीज को काउंट किया जा सकता है, आई नो बहुत सारी है लेकिन काउंट तो कर सकते हैं, तो वो किस में आएगा, क्वांटिटेटिव में ही आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ब्लड ग्रुप ऑफ योर क्लासमेट्स, तो अब ये ब्लड ग्रुप्स को आप काउंट नहीं कर सकते, किसी का ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ये जो ये नंबर्स की फॉर्म में नहीं है, ये अल्फाबेट्स की फॉर्म में है। जब नंबर्स की फॉर्म में नहीं है तो काउंट नहीं हो सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा नहीं, वो बेसिकली उसकी क्वालिटी पर काउंट होता है, यानी कि क्वालिटेटिव डेटा। अब क्वांटिटेटिव डेटा में भी दो है, कौन कौन से बेटा, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। ऐसा डेटा जिसमें इंटीजर वैल्यूज होंगी, इंटीजर समझते हैं, ऐसा डेटा जिसमें पॉइंट्स नहीं होगा वो डिस्क्रीट डेटा में काउंट होगा। और ऐसा डेटा जिसपे पॉइंट्स हो सकता है, यानी कि इसको हम कहते हैं फ्लोट, तो ऐसा डेटा जिसमें पॉइंट्स नहीं होंगे वो डिस्क्रीट डेटा में आएगा। और ऐसा डेटा जिसमें पॉइंट्स हो सकते हैं उसे कंटिन्यूअस डेटा में काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं एज, तो एज जो है वो डिस्क्रीट डेटा में आएगी, क्योंकि एज नंबर्स में तो है, क्वांटिटेटिव में तो आ जाएगी, लेकिन उसके बाद एज कभी भी पॉइंट्स में नहीं हो सकती। किसी को हम ये नहीं कह सकते कि आपकी एज कितनी है, 14.5 साल, ये हम वैसे कह रहे होते हैं, लेकिन एज पॉइंट्स में नहीं होती। एज जो है वो 14, 15, 13, 20 इस तरह होती है। तो एज किस में आएगी, डिस्क्रीट में। अगर मैं आपसे कहूँ हाइट, तो फिर आप हाइट किस में रखेंगे, क्योंकि हाइट जो है वो पॉइंट्स में हो सकती है, तो हाइट आपकी आएगी कंटिन्यूअस। मैं आपसे कहूँ आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो आप ये नहीं कह सकते सर 15.5 बच्चे बैठे थे, तो ठीक है हम मजाक में कह रहे होते हैं, लेकिन बच्चे या तो 15 होंगे या 16 होंगे। तो जब कंप्लीट वैल्यू होगी, पॉइंट्स में नहीं होगी, तो वो किस में आएगी बेटा, इंटीजर यानी कि डिस्क्रीट। और अगर वैल्यूज पॉइंट्स में हो सकती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंटीन्यूअस डेटा। देन वी हैव क्वालिटेटिव। अच्छा, क्वालिटेटिव में क्या होगा, क्वालिटेटिव में यहाँ आई भी आएगा। क्वालिटेटिव में दो है, ऑर्डिनल और नॉमिनल। नाम से अंदाजा लगाएं, जिसको आप ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं वो ऑर्डिनल, और जिसको आप अरेंज नहीं कर सकते
जिसको आप अरेंज नहीं कर सकते वो किस में आएगा, नॉमिनल में। अब ऐसे कौन सा डेटा है जिसको आप अरेंज कर सकते हैं और जिसको नहीं कर सकते? जैसे मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं ग्रेड्स, ए प्लस आया है, ए आया है, बी आया है, तो इसको आप अरेंज कर सकते हैं ना, पहले ए प्लस फिर ए फिर बी। तो वो ऑर्डिनल डेटा है, यानी आप उसको ऑर्डर में ला सकते हैं। ऐसा डेटा ब्लड ग्रुप्स हो गए, टेस्ट रिपोर्ट्स हो गई, तो ऐसा डेटा जिसको टेस्ट रिपोर्ट, मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट की बात कर रहे हो, तो ऐसा डेटा जिसको आप अरेंज नहीं कर सकते वो किस में काउंट होगा बेटा, नॉमिनल। जैसे मैं कहूँ हेयर कलर्स, अब हेयर कलर किसी का ब्लैक है, किसी का ब्लॉन्ड है, किसी का रेड, किसी का व्हाइट, तो आप इसको अरेंज थोड़ी कर सकते हैं। पहले किसको रखेंगे, पहले ब्लैक को रखेंगे या व्हाइट को रखेंगे, कोई कंफर्म बात नहीं है, डिसाइडेड नहीं है, तो वो नॉमिनल में काउंट होगा। ऐसा डेटा जिसको अरेंज कर सकते हैं वो ऑर्डिनल, और जिसको अरेंज नहीं कर सकते वो नॉमिनल। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहा जाता है बेटा? जब हम इन सारे डेटा को मैनेज करेंगे, एनालाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उसमें कुछ टेबल्स बनाएंगे, उसमें कुछ कॉलम बनाएंगे, उस कॉलम में चीजों को लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं नंबर ऑफ, बेसिकली नंबर को कहा जाता है, जितनी भी क्वांटिटी होती है, चाहे वो स्टूडेंट की हो, चाहे वो मार्क्स की हो, चाहे वो जो भी क्वांटिटी होगी ना, वो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी। यही लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिक्स, अ ग्राफ और डेटा, a graph or data set organized to show the frequency of occurrence of each possible outcomes of a repeatable event। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो वो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप टोटल काउंट करके एक ही जगह पे लिख, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आपने एक टेबल बनाया और उसमें लिखा कि आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। तो आपने काउंट किया, फॉर एग्जांपल 15 मेल है और 13 फीमेल है, तो वो जो 15 आप कह रहे हैं ना वो आपकी फ्रीक्वेंसी, वो जो 13 आप कह रहे हैं वो नंबर ऑफ, जो नंबर की बात होती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। रेंज किसे कहा जाता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू। The range of a set is the difference between the largest and smallest value, the result of subtracting the sample maximum and minimum। यानी कि सबसे बड़ी में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपको रेंज मिल जाएगा। अक्सर एमसीक्यू भी आता है, आपको कुछ 4-5 वैल्यूज देते हैं, जैसे 1, 3, 10, 9 दिया, आपसे कहेंगे रेंज बनाए, तो सबसे बड़ी वैल्यू मैंने कौन सी कही, 10, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी कही, 1, तो आप कहेंगे 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। आपका आंसर आ गया, रेंज आपकी आ गई 9, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम। देन वी हैव क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या होता है, the smallest and largest observations in each class are called class limit। अब जरा समझिएगा इस बात को, और से आपको थोड़ी सी ये बात वही पुरानी वाली लग रही होगी, रेंज वाली, लेकिन ये रेंज की बात नहीं है, ये क्लास लिमिट क्या है। देखिए, आपने एक टेबल बनाया, उसमें बताया कि जो आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, कुछ बच्चे ऐसे जिनका 80 प्लस रिजल्ट आया, यानी कि 80 से ऊपर आए, कुछ ऐसे हैं जिनका 70 से ऊपर आया, यानी कि 70 से 80 के दरमियान आया है, कुछ ऐसे हैं जिनका 60 से 70 के दरमियान आया है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना 60 से 70, ये जो मैं कह रहा हूँ 60 से 70, दैट इज क्लास लिमिट। फिर दूसरा मैं कह रहा हूँ कुछ बच्चे जिनका 70 से 80 आया, दैट इज क्लास लिमिट। कुछ का 80 से 100 आया, दैट इज क्लास लिमिट। तो जो इंडिविजुअली आप रेंज बनाते हैं उसे क्लास लिमिट कहा जाता है। While class boundaries are individual values chosen to separate classes, और नॉर्मली होता है कि हम क्या कहेंगे, 60 से लेकर 69 तक की वैल्यूज है, फिर 70 से लेकर 79 तक की वैल्यूज है। अब इनमें गैप है, इन गैप को खत्म करने के लिए हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं वो आगे जब हम सवाल करेंगे तो बिल्कुल अभी इसी लेक्चर में इंशाल्लाह बनाएंगे। देन वी हैव क्लास मार्क्स। कभी कभी हमें क्लास मार्क्स की जरूरत पड़ती है। आसान लफ्जों में अगर मैं आपसे कहूँ तो क्लास मार्क्स किसे कहते हैं बेटा, क्लास मार्क्स कहा जाता है मिड पॉइंट। जैसे मैंने कहा ना 60 टू 70 एक क्लास लिमिट दे दी, इस क्लास लिमिट के बिल्कुल मिड में क्या आएगा, 60 और 70 के बिल्कुल दरमियान में क्या आता है, 65 आता है। तो 65 आपको क्लास मार्क्स। 70 टू 80 क्लास लिमिट दे दी, इसके बिल्कुल मिड में क्या आएगा, इसके बिल्कुल मिड में आएगा 75 टू 75 आपका क्लास मार्क्स है। देखें जरा, ये लिखा हुआ है, क्लास मार्क्स इज द एवरेज ऑफ द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ मिड पॉइंट, बिल्कुल मिड पॉइंट ही निकाला जाता है। इसका आसान तरीका भी, अगर आपको जहन में नहीं आ रहा कि 60 और 70 के दरमियान क्या आता है, तो उसका तरीका ये कि आप 60 प्लस 70 करें और 2 से डिवाइड करें, यानी इन दोनों का एवरेज मालूम करना है आसान लफ्जों में।
इन अदर वर्ड्स द क्लास मार्क्स इज द मिड वैल्यू ऑफ द गिवन क्लास। वही मैंने आपसे बात की कि मिड वैल्यू को कहा जाता है। डायरेक्ट मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं निकाल सकते कोई मसला नहीं, कैलकुलेटर अलाउ है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है सबको इंडिविजुअली हम ऐड करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो उसे कहा जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। A cumulative frequency is defined as the total of frequencies that are distributed over different class interval, यानी total किया जाता है उसका। It means that the data and the total are represented in the form of table in which frequencies are distributed according to the class interval। जैसे आपने कहा आपकी क्लास में 15 स्टूडेंट्स मेल हैं और 13 फीमेल है, तो पहले आपके 15 हो गए और फिर अगली वैल्यू क्या हो गई 15 प्लस 13 यानी कि 28। तो इसे हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी एक एक फ्रीक्वेंसी को लाइन बाय लाइन टोटल करते रहते हैं। ये लिखा हुआ है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं इसकी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, नॉमिनल है, कौन सा है। तो पहले जरा इसके सवाल लिख लेते हैं। ओके, पहला लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ विजिटर्स इन अ शॉपिंग मॉल पर डे फॉर 30 डेज। अच्छा पहले तो बता दें कि क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, फिर हम जाएंगे। आपको ये बात तो पता नहीं, ये दोनों क्वांटिटेटिव का हिस्सा है और ये दोनों क्वालिटेटिव का हिस्सा है। अच्छा, तो नंबर ऑफ विजिटर्स इन अ शॉपिंग मॉल पर डे, क्या हम शॉपिंग मॉल में आने जाने वालों को काउंट कर सकते हैं? अगर काउंट कर सकते हैं तो ये बात तो पता चल गया कि क्वांटिटेटिव डेटा है। अब उस क्वांटिटेटिव में भी ये जो नंबर ऑफ विजिटर्स हैं, क्या ये पॉइंट्स में हो सकते हैं? पॉइंट्स में तो नहीं हो सकते। जब नहीं हो सकते तो इसका मतलब ये डिस्क्रीट डेटा में है। ये डेफिनेशन पढ़ी ना हमने। टाइम इन मिनट्स पर डे स्पेंड बाय अ पर्सन इन जिम फॉर अ मंथ। पहले तो ये पता है मिनट्स को काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो है तो क्वांटिटेटिव। अब उस क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा क्या मिनट्स पॉइंट्स में हो सकती है? क्या 3.5 मिनट्स, 3.8 बिल्कुल हो सकती है मिनट्स। तो जब हो सकती है तो ये जस्ट सेक मिनट्स जो है एग्जैक्टली हो सकती है मिनट्स, तो हो सकती है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा कंटिन्यूस। ठीक है। देन वी हैव वेट इन केजी ऑफ 55 स्टूडेंट्स इन क्लास। तो वेट को काउंट किया जा सकता है, न्यूमेरिक डेटा है, जब न्यूमेरिक है तो क्वांटिटेटिव। अब वेट जो है वो पॉइंट्स में हो सकता है, अगर हो सकता है तो ये भी किसमें होगा? कंटिन्यूस। आईब्रो कलर ऑफ 20 इंडिविजुअल्स, क्या आईब्रो कलर्स न्यूमेरिक डेटा है? नहीं, दैट इज नॉट न्यूमेरिक। जब नॉन न्यूमेरिक है तो इतना तो पता चल गया कि क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं। अब नॉमिनल है, ऑर्डिनल है। आईब्रो कलर्स को आप अरेंज कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में? अरेंज नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो दैट इज नॉमिनल। ग्रेड्स obtained by 70 स्टूडेंट्स इन क्लास। अब ग्रेड्स इज अ नॉन न्यूमेरिक, जब नॉन न्यूमेरिक है तो क्वालिटेटिव आएगा। और ग्रेड्स को आप अरेंज कर सकते हैं, ए फिर बी फिर सी फिर डी, तो बिल्कुल अरेंज किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो ये क्वालिटेटिव में कौन सा वाला होगा? ऑर्डिनल काउंट। लास्ट वी हैव डिस्क्रिप्ट ऑफ डोमिसाइल ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास में रहने वाले बच्चों के डोमिसाइल्स। तो नॉन डेटा है, नॉमिनल और ऑर्डिनल है, और अरेंज भी नहीं कर सकते। जब अरेंज नहीं कर सकते तो ये क्या किस में काउंट होगा? ये नॉमिनल में काउंट। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलें आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द एजुकेशनल लेवल। अच्छा, हमें 20 स्टूडेंट्स का कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है, और हमें इसकी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। बहुत आसान सी बात है। कम डेटा है और ऐसा डेटा है जो इंडिविजुअली हो सकता है ना, तो इसको हम सिंपल फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। इसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं नॉर्मली। किस तरह बनाएंगे? एक टेबल बनाते हैं, 2 कॉलम लेते हैं। एक में हम ये सारी क्लासेस लिख देंगे, एजुकेशन लेवल लिख देंगे, और एक में हम क्या लिख देंगे? फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। पहले तो एजुकेशन लेवल देख लेते हैं। सबसे छोटा एजुकेशन लेवल इसमें कितना आ रहा है? सबसे कम, या हम कह लें मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? तो हमें नजर आ रही है 4। तो एक में 4 लिख देते हैं, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ओके, और फिर हम इसका टोटल भी करेंगे दायरा। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी में हमें क्या करना है? सिंपल। फ्रीक्वेंसी में आपसे क्या कहा था? नंबर्स को कहा जाता है ना, क्वांटिटी को कहा जाता है। तो आपने सिर्फ गिनना है कि 4 कितने मौजूद हैं यहाँ पर। एक सेकेंड, इसका पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, 4 कितने हैं हमारे पास? 4 हमारे पास एक ये है, बस एक ही है तो 1 लिख देते हैं। अच्छा, 5 कितने जरा काउंट करते हैं?
5 हमारे पास है बच्चों, एक, 6 कितने, एक, दो, तीन, 3 वैल्यूज है, 3 लिख दिया आपने। 7 कितने, काउंट करें 7 को, 7 हमने काउंट किए तो 1 2, यानी आपने देखा हमने सिर्फ ऊपर से काउंट करना है और लिखना है। इसी तरह अब आप लोग करके देखें जरा, 8 काउंट करें जल्दी से और देखें क्या आपने जो 8 काउंट किए वो 4 ही आ रहे हैं। चले 9 काउंट करें जरा, कितने 9, देखें गौर से, काउंट कर लिया, देखें क्या 4 ही आ रहा है। चले 10th बताएं कितने, 10th 5। अब जरा इनका टोटल करते हैं, कैलकुलेटर उठाते हैं और इनको टोटल करते हैं, 1 + 1 + 3 + 2 + 4 + 4 और +5। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 20। अगर आपका ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट मैच कर गया, इसका मतलब आपने सवाल बिल्कुल सही किया। अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है, इसको एक दफा रीचेक कर। तो बस सिंपल आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी थी, आपने एजुकेशन लेवल्स लिख दिया और सामने उसके आंसर्स कैलकुलेट करके क्वांटिटी को काउंट करके लिख दिया, सिंपल, इतनी सी बात। चलो एक और देखते हैं जरा। अब 40 फैमिलीज की बात कर रहे हैं और आपसे कह रहा है कि ठीक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है इन सब की, ओके। ऑल्सो कंप्यूट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो दो चीजें कह रहा है, एक तो फ्रीक्वेंसी बनानी है और फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है अभी बताते हैं। पहले तो हम ये कर लेते हैं, इन तमाम वैल्यूज को, सारे इंडिविजुअल वैल्यूज को लिखा जाएगा, तो इंडिविजुअल वैल्यूज के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा। सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल को और क्या कह सकते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी बनेगी। कैसे, हम एक टेबल में, ये तो हमें समझ में आ गया, एक में हम ये वैल्यूज लिखेंगे, एक में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, एक में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इन तमाम वैल्यूज को जरा इंडिविजुअली लिख ले। क्या फ्रीक्वेंट था, पहले नेवर लिख लेते हैं, फिर रेयरली कर देते हैं, फिर समटाइम्स। ऑल तो मुझे पता है इसको आप अरेंज नहीं कर सकते हैं, ये तो नॉमिनल डेटा है ना ये सारा, तो आप अरेंज तो नहीं कर सकते, तो आप सिंपल लिख दें नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन, ऑलवेज। हो सकता है आपने ऑलवेज पहले लिख दिया, नेवर बाद में लिख दिया, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जो पिछला डेटा था इसमें तो लाइन से चलना पड़ा था, लेकिन यहाँ ऑर्डर का कोई मसला नहीं है। चलो फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। क्या काउंट करना है सबसे पहले, सबसे पहले काउंट करना है नेवर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखें क्या हमारा आंसर 8 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब रेयरली काउंट करते हैं, रेयरली हमारे पास है 1 2 3 4 5 5। इसी तरह जरा समटाइम्स काउंट करके बताएं, देखें आपका आंसर मुझसे मैच हो रहा है नहीं हो रहा। समटाइम्स काउंट करें, इसमें 10 है। ऑफन कितने हैं गिने जरा, 8, गुड। ऑलवेज कितने हैं, 9। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे और इन सबको प्लस कर देंगे, 8 + 5 + 10 + 8 + 9। जब सबको प्लस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 40, और मैंने पहले ही कहा था कि हमारा आंसर 40 आना चाहिए। तो हमने कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही। अब उसने क्या कहा था, ऑल्सो कंप्यूट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं बेटा, हेडिंग देते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। याद रखे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बड़ा आसान। पहली रो में क्या लिखा हुआ है, 8 ना, 8 डिवाइडेड बाय 40, आंसर आ जाएगा 0. फिर क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 40, 0.1। फिर क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 40। यानी आपको समझ में आ गया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। जो वैल्यू लिखी है उसको टोटल से डिवाइड कर, 8 को भी 40 से डिवाइड कर दें और 9 को भी 40 से डिवाइड कर दें, नहीं क्या, जो भी फ्रीक्वेंसी आई थी टोटल से डिवाइड करके लिखते रहे, दैट इज योर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा इसका आंसर क्या आना चाहिए, जब इन सबको आप प्लस करेंगे तो याद रखिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा वो अप्रोक्सीमेट 1 के बराबर आएगा। पॉसिबल है कि आपका आंसर 0.99 आ जाए, पॉसिबल है आपका आंसर 1.001 आ जाए, क्योंकि देखिए ना जब जब हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट्स की सारी वैल्यूज नहीं लिखते, तो मुमकिन है कि पॉइंट्स का थोड़ा बहुत फर्क आ जाए, लेकिन याद रखिएगा वो थोड़ा ही फर्क हो, वो ज्यादा ना हो। ऐसा ना हो आपके पास आंसर आ रहा है 1.9 तो बहुत ज्यादा है, पॉइंट्स का अगर थोड़ा सा फर्क है तो वो काबिल कबूल है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा वो आपके पास 1 आएगा। गॉट इट। तो ये सिंपल वाली बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई है। चले आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट्स रिकॉर्डेड, ओके। अब वही 40 वैल्यूज तो है, लेकिन अब आपको नजर आ रहा है वैल्यूज बहुत ज्यादा हो गई। अगर मैं इसको इंडिविजुअल करने जाऊंगा तो बहुत वैल्यूज हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इंडिविजुअल नहीं करते, अब इसको हम यानी कि सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं बनाते,
जो अभी क्या बना रहे थे, अभी तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी बना रहे थे ना, डिस्क्रीट नहीं बनाएंगे, अब हम कंटिन्यूस बनाएंगे। कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है कि आप इसमें रेंज बनाते हैं। रेंज किस तरह बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम देख लेते हैं हमें चाहिए कितने कॉलम्स। हमें एक तो ये सारी वैल्यूज हम इसमें लिखेंगे, दूसरे कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तीसरे में हम क्या लिखेंगे, क्लास बाउंड्रीज बनानी है, चौथे में क्लास मार्क्स बनाना है, और पांचवें में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एक बात तो तय हो गई कि 5 कॉलम बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी रेंज दे देते हैं, जो इसके वेट्स है वो उसकी रेंज बनाते हैं। देखिए मुझे पता है इसमें देखकर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, सबसे बड़ी वैल्यू आपको इसमें नजर आ रही होगी अप्रोक्स 173। और सबसे छोटी वैल्यू अगर मैं आपसे कहूं कौन सी है तो 173, और सबसे छोटी है 119। ठीक है ना। अब हमें इस तरह रेंज बनानी है कि हमारी ये दो वैल्यू जरूर कवर होनी चाहिए। आपकी मर्जी है, आप 5 की रेंज भी बना सकते हैं, आप 10 की भी रेंज बना सकते हैं। हम 10 की रेंज बनाते हैं, हमारे लिए कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। जैसे हम देखें 119 सबसे छोटी वैल्यू है ना, तो मैं इसको इस तरह स्टार्ट कर रहा हूँ, 110 टू 190। 119 को नहीं देखा, बेसिकली मैंने ही देखा कि ये किस में आ रहा है, 110 की रेंज में आ रहा है, तो 110 से 119 कर दिया। अगला क्या कर दूं, 120 से 129, 130 से 139, फिर 140 से, फिर 150 से, कहां तक जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू 173 है, तो 170 की रेंज में चले जाओ। अगर आप 5 5 का बनाना चाहते हैं तो आप 5 5 का भी बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, फिर 110 से 140, फिर 115 से 120। तो आप इस तरह से रेंज भी बना सकते हैं। बस एक बार डिसाइड कर लें आपने रेंज क्या रखनी है, 10 की रखनी है, 5 की रखनी है, 7 की रखनी है, जितनी भी रखनी है एक बार डिसाइड कर लें, उसके बाद वही रेंज एंड तक कंटिन्यू करें। तो वेट बन गया। अब फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, अब फ्रीक्वेंसी ऐसे बनेगी कि बेटा हम कैलकुलेट करेंगे कि 110 से 119 के दरमियान कितनी वैल्यूज मौजूद है। यहाँ पर एक ही वैल्यू है, मेरे ख्याल से 119 ही है बस। अच्छा, 120 से 129 के दरमियान कितने, जरा देखें। 120 से 129, तो हम इसको लिखना शुरू करते हैं। 120 से 129, 1 2 3। देखिए जरा, 3 वैल्यूज है बिल्कुल सही है। 130 से 139 के दरमियान कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज है। इसी तरह अब जरा आप काउंट करें, 140 से 149 के दरमियान देखिए कितनी है, इसको क्रॉस करके काउंट कर सकते हैं, लिख कर काउंट कर सकते हैं। तो 140 से 149 के दरमियान वैल्यूज है बेटा हमारे पास 14। अब 150 से 159 के दरमियान की वैल्यूज कितनी है, दीज आर 8। 160 से 169 के दरमियान कितनी है, काउंट करें जरा जल्दी से। चले मैं आपके साथ काउंट करता हूँ ये वाली वैल्यू, 160 से 169। तो 160 वाली वैल्यूज हमारे पास है 1, फिर हमारे पास है 2, 3, देन वी हैव 4, 5, 5 वैल्यूज है। इसी तरह 170 से 179 कितनी वैल्यूज है हमारे पास, काउंट करेंगे तो पता चलेगा 2। अब इन सबको टोटल कर लेते हैं, जब प्लस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा बेटा 40। ठीक है, और मैंने ये कहा था 40 के इक्वल आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ तक का काम तो आपने बिल्कुल सही किया है। अब हमें क्या मालूम करना है, देखें। हमें कह रहा है ऑल्सो कंप्यूट क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। क्लास बाउंड्रीज ऐसे बनाई जाती है, आपने जो रेंज बनाई है ना, इसको क्लास लिमिट भी कहते हैं, हमने पहले पढ़ा। तो ये देखिए एंड कहाँ हो रही है, 119 पर, और स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 120 से। तो आपने देखना है इन दोनों के दरमियान गैप कितना है। आप कहेंगे सर इन दोनों के दरमियान जो गैप है वो 1 है। अच्छा, हर जगह पे ऐसा ही है। 120 से 130 का गैप भी 1 है, 139 से 140 का गैप भी 1 है। तो क्योंकि अगर आपने एक बार रेंज सही बनाई है तो सबका गैप सेम ही आएगा। कितना गैप आ रहा है, 1 आ रहा है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपका गैप आए, असल में उस गैप को खत्म करना है। और गैप को खत्म करने का बड़ा सिंपल तरीका है, जो भी गैप आया है उसको हाफ करते हैं। जो भी आपका गैप आया है उसको क्या करते हैं, हाफ करते हैं। आप कहेंगे आंसर आ गया 0.5। अब 0.5 इन तमाम वैल्यूज में से कम कर देंगे और दूसरी वैल्यू पे बढ़ा देंगे। यानी कि 110 में से 0.5 किया तो कितना बचेगा, 109.5। और इसमें 0.5 बढ़ा देंगे, 119.5। क्या करेंगे, 120 में से 0.5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 119.5, और इसमें बढ़ा देंगे तो 129.5।
इसमें भी क्या होगा, 130 में से कम करें 0.5 को, तो 129.5 और 139.5, यानी कि पहली वैल्यू में से लोअर क्लास बाउंड्री, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, लोअर लिमिट में से 0.5 कम कर दिया और अपर लिमिट में 0.5 बढ़ा दिया। मैं 0.5 ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गैप था 1, और जो भी गैप आता है उसको 2 से डिवाइड किया जाता है। 2 मिनट के लिए सपोज करें इन दोनों के दरमियान गैप होता है 10 का। अगर 10 का गैप होता तो हम 10 को हाफ करते हैं 5, फिर हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में से 5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 5 ऐड करते हैं। मैं कौन से गैप की बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ इस गैप की जहां पर पहली वैल्यू एंड हो रही है और दूसरी वैल्यू स्टार्ट। आप देखें जब आप ये क्लास बाउंड्रीज वाला काम करते हैं तो ये देखिए गैप खत्म हो गया, 119, 190, 129, 129। क्या करें, 140 में से कम करें तो 139.5, दैट इज 139.5 और 149.5। इसी तरीके से यहाँ भी कम कर दें, 149.5, 159.5। इसी तरह इसको आप कम करते रहेंगे। तो इस तरीके से क्लास बाउंड्रीज बनती है, और इस जो ये आपके वेट थी, जो रेंज थी, जिसको हम क्लास लिमिट कहते हैं, तो उसके गैप को खत्म किया जाता है। गॉट इट, ये आगे बहुत काम आएगी, क्लास बाउंड्रीज बहुत बार बनेगी। देन हमें क्या बनाना है, क्लास मार्क्स बनाना है। अच्छा, अभी क्लास मार्क्स कैसे बनते हैं बेटा, मैंने आपको भी बताया पढ़ाई डेफिनेशन। क्लास मार्क्स कहा जाता है आपकी क्लास लिमिट के मिड पॉइंट। अगर तो आप 110 और 119 के दरमियान का पॉइंट मालूम कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट लिख दें। नहीं मालूम कर सकते तो मैंने क्या तरीका बताया था, 110 प्लस 119, पहले प्लस करेंगे और फिर डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अच्छा, कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, देखें, पहले 110 लिखेंगे, प्लस 119 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू प्रेस कर देंगे, फिर 2 से डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 114। इसी तरह 120 में क्या ऐड करेंगे, 129 को इज इक्वल्स टू प्रेस कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 124.5। यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज मालूम करते हैं, उसे हम क्लास मार्क्स कहते हैं, आसान लफ्जों में मिड पॉइंट को कहा जाता है। अब अगर आपको दो के नजर आ गए तो आप अगला और खुद से भी बता सकते हैं, 130 और 139 की क्या है, दरमियान क्या आएगा, 134.5, फिर क्या आ जाएगा 144.5, 154.5। तो इस तरीके से आप क्लास मार्क्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आखिरी चीज क्या निकालनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको पढ़ाई अभी, क्या पढ़ाई, कि इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज को प्लस करते रहना है। पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, लिख दिया आपने 1। अब इस 1 में 3 को ऐड करो, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। अब ये जो 4 आया है ना, इसमें 7 को ऐड करो, तो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 11। अब ये जो 11 आया है इसमें 14 को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 25। अब इस 25 में किसको ऐड कर देंगे, 8 को, 33। अब क्या करेंगे बेटा, जल्दी से बताएं, 33 में क्या ऐड कर देंगे, 5 को ऐड कर देंगे, तो दैट इज 38। और लास्ट में 38 में क्या प्लस कर देंगे, 2, तो रिजल्ट आ जाएगा 40। तो ये तीन जो मेन चीजें हमने अभी मालूम की ना, क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क्स और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आगे बहुत काम आने वाली है। इसलिए अगर कोई बात नहीं समझ आई तो इस लेक्चर को या एटलीस्ट इस सवाल को वापस देख ले, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, मैं आपको क्विक सा एक रिव्यू देता हूँ, क्लास बाउंड्रीज कैसे मालूम की जाती है। आपने देखना है कि वैल्यू कहाँ एंड हो रही है और कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इन दोनों के दरमियान की गैप को लिखा, कितना था, 1, उसको 2 से डिवाइड किया, जो रिजल्ट आया वो लोअर में से माइनस कर दिया, लोअर लिमिट में से, और अपर लिमिट में प्लस कर। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, दोनों का मिड पॉइंट, क्या तरीका है, दोनों को प्लस किया, इज इक्वल्स टू प्रेस किया, फिर 2 से डिवाइड किया। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पहली वैल्यू प्लस दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी प्लस पांचवी प्लस आगे, इस तरह से 100 चलते रहेंगे। 50 ब्लॉक्स ऑफ मेटल है, और मालूम क्या करना है, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो कुछ वैल्यूज दी हुई है बहुत सारी, तो वही वाली बात है, रेंज बना देंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ओके, एक कॉलम इसका आ जाएगा, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आ जाएगा, एक हमें क्या मालूम करना है, कंप्यूट रिलेटिव एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, इनकी दो चीजें और कह रहा है। तो टोटल 4 कॉलम बनेंगे, बना दिए। रेंज बना लेते हैं बेटा। मुझे नजर आ रहा है इसमें मिनिमम वैल्यू जो आ रही है किसके पॉइंट्स में आ रही है, 7 के पॉइंट्स में आ रही है। तो हमने वेट की मिनिमम बना दी 7.0 टू 7.9 पॉइंट्स में। अब जाहिर है अगला क्या हो जाएगा, 8, अगला क्या हो जाएगा, 9। 3 में ही हमारा काम हो रहा है। आप 5-5 का गैप देना चाहें, आप 5 का भी दे सकते हैं, मसला नहीं है। तो टोटल भी निकालेंगे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करते हैं बेटा, काउंट करते हैं, 7.0 से 7.9 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 वैल्यूज। 8.0 से 8.9 कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। और 9.0 से 9.9 कितने हैं बच्चों? हमारे पास है 1, 2। ओके, अब क्या हमारे टोटल कर लेते हैं इसको। 17 प्लस 31 प्लस 2 कितना हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा 50। और ऑब्वियसली हमें 50 की ब्लॉक्स चाहिए थे, तो ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। अब क्या मालूम करना है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी थोड़ी देर पहले मालूम की। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम की जाती है? आपकी जो भी वैल्यू है उसको टोटल से डिवाइड किया जाता है। 17 को 50 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? 31 को 50 से डिवाइड करेंगे। फिर क्या करेंगे? 2 को 50 से डिवाइड करेंगे। और इन सब का टोटल क्या आना चाहिए? इन सब का टोटल आना चाहिए बेटा 1, अप्रॉक्स 1। ओके, पॉइंट्स का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। फिर क्या मालूम करना है? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। बहुत आसान। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करते हैं बेटा? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऐसे मालूम करते हैं कि फ्रीक्वेंसी यानी जो भी वैल्यू है उसको टोटल से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें। टोटल से डिवाइड किया तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई, और अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो उसका परसेंटेज मिल जाएगा। तो हम 17 को 50 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। वैसे ये बात भी सही है कि वैल्यू को 50 से डिवाइड तो यहाँ भी किया था, बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 0.622 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 62% आ जाएगा, और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4% आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करें। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा बेटा 1 आता है और परसेंटेज का टोटल हमेशा 100 आता है। अगेन वही बात, पॉइंट्स का फर्क हो सकता है। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।